सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मैडम मिश्रा कालरा उपस्थित हैं, जो हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे पहले सत्र की फैकल्टी रही हैं। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और इस सत्र की फैकल्टी हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इन सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में डॉक्टर वॉल। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारा मानव शरीर विज्ञान है, उसमें चैप्टर 11 से लेकर के 15 तक का कोर्स है। तो 11 की शुरुआत की जा चुकी है, अभी वो बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग 12 पर चर्चा कर रहे हैं। ये स्पेशल सेंसस की बात है। तो प्रतिमा राज जी का पुनः स्वागत, और मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ उनके क्लास से शुरुआत। प्रणाम सर, गुरुजनों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। सर कभी प्रॉब्लम आएगा तो बता दीजिएगा सर, क्योंकि 4G कभी कभी नेट आ जाता है इसलिए। जी अच्छा, कभी कभी। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं जी। ठीक है सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सेंस ऑर्गन। स्पेशल सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, जिसमें ईयर, नोज, आईज, स्किन और टंग आते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट है ईयर से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कान जो है वो संरचना अनुसार कान के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडल और तीसरा इंटरनल ईयर होता है। और ये कौन से क्रेनियल नर्व के साथ रिलेटेड है? 8th क्रेनियल नर्व के साथ, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी। एक्सटर्नल ईयर चेहरे के लेटरल पोजीशन में दोनों ओर कार्टिलेज और फाइबर के बने वेरिएबल शेप में पिन्ना मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले क्या है कि 3 पार्ट होते हैं। पहला है पिन्ना, दूसरा है ये ऑडिटरी कैनल, और तीसरा होता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ये जो आ रहा है ये है, हमारे कान जो है लेटरल साइड में पोजीशन में होते हैं, जो कि कार्टिलेज और फाइबर से बने होते हैं, जिसके कारण वो मोड़ सकते हैं हम लोग उसको। और इसमें क्या होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है उसको पिन्ना कहते हैं। पिन्ना क्या है? ये मनुष्य में गतिहीन है, लेकिन जानवरों में ये गतिशील है। मनुष्य में ये कान जो है, कोई भी अगर साउंड आए तो वो हिलता नहीं है, लेकिन प्राणी में जो जंतु होते हैं वो लोग सबसे पहले कुछ भी अगर मूवमेंट हुआ तो उनका कान पहले ही हिलता है। वो पिन्ना जो है वो उनका मूवमेंट करता। हम लोग में ये मूवमेंट नहीं करता। यह आवाज तरंग को कॉन्सेंट्रेट करके सहायक करने में सहायक होता है। इसमें एक ऑबलंग छिद्र है, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट एस आकार की कैनाल का बाहद्वार है। यह ऑडिटोरियल कैनल है, जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसके दूसरे अंत सिरे पे एक मेम्ब्रेन्स या पर्दा फिक्स्ड है। इसका फोटो ये दिखा जो देगा, फोटो जी दिखा सर देगा, दिखा, देखेंगे। जी 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 सर। ये बाहर वाला जो रेड कलर का जो शेप है यही पिन्ना है, और इसी से जो ये बड़ा सा जो ये कैनाल जा रहा है इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। यही एस शेप का होता है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है। ये पिना का क्या काम है? पिना जो है तरह तरह के साउंड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके वो ऑडिटोरियल कैनाल में भेजते हैं, जिसके दूसरे अंत में एक मेम्ब्रेन्स पर्दा फिक्स होता है। इस ऑडिटोरियल कैनाल के दीवार जो है, उनका जो दीवार जो है वो स्किन से मड़ा होता है, जिसमें एक ग्लैंड आता है जिससे सिक्रेशन होता है, वो होता है सीबेसियस ग्लैंड। वो जो है बाहरी धूल कणों को और जीव जंतुओं को हमारे एयर में प्रवेश ना करे, जिसके कारण वो वहीं पे रोक ले। वो सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रेशन होता रहता है, जो हवा के धूल कणों को पकड़ लेता है और जीव जंतुओं को भी अंदर तक, पर्दे तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं जाने देता। यही जो है कान का वैक्स कहलाता है। कभी कभी यही वैक्स जो है जब ज्यादा हो जाता है
तो ये पर्दे को जो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमें सुनाई नहीं देता, हियरिंग लॉस ऑफ हियरिंग हो जाता है। यही वैक्स जब धूल या फिर जल से या किसी तरह से इन्फेक्टेड अगर हो गया, किसी तरह से उसमें म्यूकस अगर आ गया, तो वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। उसको जो इन्फेक्टेड हो जाता है उसको कहते हैं इन्फेक्टेड ओटाइटिस कहते हैं। जो इन्फेक्टेड हो जाता है उसमें वैक्स जो फूल जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ओटाइटिस कहते हैं। अब यहाँ से जो है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ये फिर जो है कनेक्ट होता है। फोटो भेजा दी। हाँ, ये पिंक जो है वो ऑडिटरी कैनाल से फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाता है, जो कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में जो है एक बाउंड्री का काम करता है। ये 1 सेंटीमीटर की स्पेस में है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसका शेप जो है वो ओवल है, विंडो की तरह। फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली के बीच, इनके बीच में जो है 3 बोन्स है, जो ऑसिकल्स कहलाते हैं। ऑसिकल्स का 3 है पार्ट, एक है मेलिएट, दूसरा है इनकस, तीसरा है स्टेप्स। ये वहाँ 3 बोन पाए जाते हैं। इन 3 बोन में भी सबसे छोटी, जो कहते हैं क्वेश्चन में इस बार वाइवा में मुझसे पूछा गया था कि सब शरीर की सबसे छोटी बोन क्या कहलाती है, तो यही है कान का जो ये स्टेप्स है, मिलेट, इनकस, स्टेप्स, इन तीनों में से स्टेप्स जो है सबसे छोटी बोन है। इनका काम क्या है, ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, यही हमारा एक्चुअल कान का जो पर्दा है वो कहलाता है। ये एकदम थीन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, उसको बचाना पड़ता है। इसी में आगे चल के ऑसिकल्स आते हैं, 3 बोन होते हैं, जो मिलेट, इनकस एंड स्टेप्स होते हैं। इस ब्लाइंड स्पेस में फेरिंक्स से कनेक्ट एक ट्यूब जाता है, जिसे स्थिनियन ट्यूब कहते हैं। ये कहाँ जाके खुलती है, फेरिंक्स में हमारी खुलती है। मिडल ईयर में जो ये 3 बोन्स के बाद से जब हम लोग जाते हैं, तो ये साउंड पीना से कलेक्ट होके ऑडिटरी कैनाल में जाता है, फिर वहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से में जाके ये क्या काम करता है, पहले हवा से आवाज गया पीना के थ्रू ऑडिटरी कैनाल में, फिर वहां से वाइब्रेट होता है इसके थ्रू, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाइब्रेशन करता है, जो कि कहाँ भेजता है, मिडल ईयर में, जो कनेक्ट रहता है हमारा नेसोफेरेंक्स से। कैसे ये कनेक्ट रहता है, ये इस ट्यूब के कारण इसमें कनेक्ट रहता है। कौन सा ट्यूब, स्थिनियन ट्यूब, जो हमारा फेरेंक्स में जाके खुलती है। सर वो पिक्चर एक बार दिखा देते तो, फेरेंक्स वाला वहां खुलती है, जिसके कारण कभी कभी जो है हमें जब तेज हवा या फिर तेज आवाज अगर आती है, तो वो क्या होता है, वो इसके थ्रू जाके फिर स्थिनियन ट्यूब के थ्रू जाके फेरिंग्स में चली जाती है। निपटने यहाँ पे दिया है, कभी तेज हवा से इस हिस्से से उत्पन्न झंझावात से निपटने के लिए हवा, ये ट्यूब है, ये रहा, ये जो पिंक था दिखा ना, हाँ ट्यूब जो है, यही नेजल फेरिंग्स में चला जाता है, वहां से चला जाता है नीचे, और इसमें मैंने कोई एयर अधिक पास हो गई तो वो उतनी ही जाएगी, शेष हिस्से पास होकर चली जाएगी आपके शरीर में, गले में। और कभी 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 इन्फेक्शन यहाँ से आ जाता है, बस दोनों में यही है, इन्फेक्शन भी पास हो सकता है इसी से, और ये वहाँ का इन्फेक्शन कान का गले में आ सकता है, और गले का इन्फेक्शन आपको कान में आ सकता है। इसी रास्ते से इन्फेक्शन ट्रेवल करके एक्यूट या क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया रोग पैदा करते हैं। कान में दर्द या मवाद आना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड इस चेंबर की कॉमन असहजता है। मैंने कान में दर्द या मवाद जो आता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ये जो फेरिंक्स से जो कभी कभी जो हवा के कारण जो इन्फेक्टेड चला जाता है, तो कभी गले में तो या फिर कभी कान में भी इसके थ्रू जा सकता है। ईयर ऑसिकल्स और द्वारा साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर में पहुंचती है। मैंने ऑसिकल से जो साउंड जाते हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाते हैं, वहां से वो वाइब्रेशन होके फिर किसके थ्रू कहाँ जाते हैं, ये खुलते हैं इंटरनल ईयर में। एक्सटर्नल से आए मिडल ईयर में टिम्पैनिक के थ्रू, उसके बाद वहां से फिर वो वाइब्रेट होके इंटरनल ईयर में पहुंच जाते हैं। ये देखिए इंटरनल ईयर, ये
ये देखिए, ये इंटरनल एरिया का अंदर वाला पार्ट, ये वाला जो ठीक। ब्लू है, जो ब्लू वाला पार्ट है, और उसी के आगे जो है ये देखिए, ये ब्लू वाला ऐसे बना हुआ है ना, कई इसी में दो, कॉकलिया वही वाला है सर, वो हाँ स्नेल हाँ, जैसा जो। हाँ, दो है इसमें, एक वेस्टिबुलर एपेरेटस है और एक कॉकलिया है, बस दो चीज। अब इंटरनल ईयर में जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये क्या करता है, इसमें जो है दो पार्ट है, एक है कॉकलिया, दूसरा है वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉकलिया का काम है सुनने का, हियरिंग का, और वेस्टिबुलर जो है वो हमारे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करता है। कॉकलिया में जो क्या है, इसमें जो है साउंड वेव परिवर्तित होकर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, और यह इलेक्ट्रिकल वेव कॉकलियर नर्व्स पार्ट ऑफ 18th क्रेनियल नर्व, जो पहले बोले 18th क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है, के माध्यम से ये कहाँ पहुंचता है, हमारे सेरिब्रम में पहुंचते हैं। सेरिब्रम के टेम्पोरल लॉब में स्थित एरिया नंबर 41-42 में पहुंचते हैं। कॉकलियर नर्व डैमेज होने पे नर्व डेफनेस होती है। कभी कभी जो कहते हैं कि कान से सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें कभी कभी इसका भी असर होता है, ये कॉकलियर का, जो कि हमारे सेरिब्रम के टेम्पोरल स्थित में जो 41-42 में जो भाग है वहां तक वो पहुंचती है कॉकलियर नर्व। ये जब कभी डैमेज होता है तो भी जो हमारे कान से हमको सुनाई कम देता है, तो इसका इलाज भी हम लोग फिंगर नंबर 2 पे जो है टेम्पोरल लॉब में दे सकते हैं। दूसरा आता है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। जो इसमें क्या है, एक सैक्यूल है, दूसरा एट्रिकल है, और तीसरा जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर ये बनी होती है। यह शरीर का प्रोप्रियोसेप्टर्स है, जो हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन एंड वर्टिकल एक्सीलरेशन के समय शरीर का पोस्चर मेंटेन करता है। कभी कभी किसी किसी को क्या होता है कि सो के उठने के बाद चक्कर आता है, किसी किसी को जो है खड़े होने के बाद चक्कर आता है, तो ये उसी की वजह से आता है। इसका सेंस वेस्टिबुलर नर्व पार्ट ऑफ 18th क्रेनियल नर्व द्वारा सेरिब्रम स्थित एरिया, इसका भी सेरिब्रम में एरिया नंबर 312 में पहुंचता है नर्व। इस नर्व के डैमेज होने पर ये वेस्टिबुलर नर्व जो है सेंस, इसका अगर ये डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, सीढ़ी चढ़ने में उनको चक्कर आता है, या फिर किसी घेरे में मान लीजिए घूम रहा है, या फिर रोड क्रॉस कर रहा है, उस वक्त उनको जो वो अपना बॉडी का जो है पोस्चर वो बैलेंस नहीं कर पाते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते जी, वेस्टिबुलर एपरेटस की वजह से। सर और कुछ इसमें बताएंगे? नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे आप, जैसे वेस्टिबुलर देखिए, दो हमेशा प्रश्न आता है कि इंटरनल ईयर के लिए सुनने वाला कौन सा, तो कॉकलिया बता दिया मैडम ने कि कॉकलिया हमको हमेशा लिखना है। और बैलेंसिंग के लिए वेस्ट, ये एपरेटस है, वेस्टिबुलर एपरेटस। एपरेटस एक और हम लोगों ने देखा है कहाँ पर, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, और एक हम लोगों ने जेजी जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस देखा। 3 एपरेटस हमारे पास हम लोगों को दिखाई पड़ गए। अब तीनों सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में एक में है, और एक दूसरा सेमेस्टर में, एक तीसरा सेमेस्टर में, तीनों आ गए। ये वेस्टिबुलर है, एक हमारा जेजी एपरेटस है, और तीसरा हमारा जो है पहला वाला जो पहले सेमेस्टर का है वो हम लोग गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। तो तीनों तीनों जो है एपरेटस ना हो करके वर्चुअली किसी के पार्ट है, और उसका फंक्शन अलग अलग है। ये वेस्टिबुलर करता है बैलेंसिंग अलोंग विद, इन कोऑर्डिनेशन विद सेरेबेलम, सेरेबेलम के साथ। सेरेबेलम भी वही संतुलन के लिए जिम्मेदार है ना। तो ये भी, आप लेटते हैं तो कभी आप ऐसा देखा होगा कि आप धड़ाक से गिर जाते हो, नहीं, धीरे धीरे आप जैसे लेटते हैं, धीरे 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 करके आप लेट जाते हैं। उठते हैं तो जैसे आप उठना चाहते हैं उसी तरह। तो ये जो ये वेस्टिबुलर एपरेटस में वहां पर एक लिक्विड टाइप का होता है, उस लिक्विड की वजह से वो संतुलन मेंटेन करके और आपको धीरे धीरे उठते हैं, आप धड़ाक से नहीं गिर पड़ते। तो ये जो इसका वेस्टिबुलर एपरेटस का ये फंक्शन है। इसीलिए इसमें अभी कभी कभी ये हो जाता है कि डैमेज हुआ तो पोस्चर पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसके बहुत बढ़िया बताया कि आपको अगर करना हो तो क्या करेंगे आप, सिंस वेस्टिबुलर एपरेटस है तो उसमें आप फिंगर नंबर 1-2 बताया, दोनों 1-2 में करना है, 1-2 ऊपर वाले में करना है। जी सर। अच्छा 2 में, 2 नंबर टेम्पोरल। हाँ वो टेम्पोरल। हाँ ठीक है।
तो उसमें करके आप उसको, इसका हम लोग आयुर्वेदिक में कर सर सकते ये समझ नहीं आया, 2 नंबर पर टेम्पोरल कैसे है? फिंगर टेम्पोरल तो इसमें ही होगा, टेम्पोरल थर्ड में होगा। थर्ड में होगा सर? नहीं सर, थर्ड में तो पेरेंटल ना है सर, नहीं, फ्रंटल नहीं, टेम्पोरल पहले फिंगर फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। हाँ, ये लास्ट वाला ऑक्सीपिटल सबसे छोटे वाले में है, जी सर। फिंगर जी। नंबर 1 2 में है, और 5 5 6 में हम लोग का आएगा टेम्पोरल। टेम्पोरल। टेम्पोरल 5 6 में आएगा, और हम मिडिल फिंगर में आएगा हमारा पैराइटल। पैराइटल। पैराइटल तो पहला फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल Temporal. एंड देन, ऑक्सीपिटल। और हम लोग अभी पढ़े हुए हैं इसको एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन में सब सारे उसका लिखा हुआ है, सब नर्व का वो लिखा हुआ है। नर्व डैमेज हो रही है तो उस नर्व के एंटी 4 में चले जाइए, उसके एंटी 1 में चले जाइए, एंटी 1 बी में चले जाइए, और उसका एक पॉइंट आउट दिया हुआ है। तो 4 पॉइंट पर पूरा हमारा ट्रीटमेंट है उसमें, है ना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को। हाँ तो अब जी हम सर। लोग ट्रीटमेंट, बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलिए, आगे बढ़िए। सर अब Nose. दूसरा सेंस ऑर्गन है नोज, जो स्मेल का कारण है। द नेजल कैविटीज नोज आर का लाइन्ड बाय नहीं, नोज का बना हुआ, अगर बना हुआ हो दिखा दूं, अगर नोज का कोई इमेज हो। हाँ, नोज का बना तो है, यही तो हुआ ना। जी सर। हाँ, ये बना हुआ, ठीक है। हाँ, आप पढ़ाइए, बता दें, खोज The लेंगे इसको। nasal cavities are lined by ciliated columnar epithelium with mucus secreting goblet cells. It is a part of respiratory system as well. There is a 6 square centimeter area located above the superior concave mounted with 50 million smell receptors. तो कहने का मतलब nasal cavity जो है वो गंध के लिए जिम्मेदार होता है, जो ऊपरी नासिका गुहा में सुपीरियर कॉन्किया माउंटेड है, जिसमें 50 मिलियन सुगंधित वाले रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें यह क्षेत्र किसमें है? सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम में है, जहां से एक बलगम स्रावित होता है। वो बलगम किस कोशिका से स्रावित होता है? तो ये गोबेल्ट सेल जो है वहां से स्रावित होता है। ये रिसेप्टर्स हवा में मौजूद गंध को जो है अणुओं को पहचानता है और कहाँ लेके चला जाता है? ब्रेन में। ब्रेन में ले जाके इस संकेत को पहुंचाता है और वो अनुभव करता है कि ये कौन सा स्मेल है। ये कितने सेंटीमीटर के ऊपर में जो कितने सेंटीमीटर इसका 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में, जिसमें 50 मिलियन बोले रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसके पीछे इसमें फिर दिया है कि इन रिसेप्टर्स में क्या लगा हुआ है? एक्सॉन है। एक्सॉन निकलकर म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे फ्लेक्सेस बनाते हैं। इन फ्लेक्सेस से नर्व फाइबर निकलकर छत की क्रीब्रियम फॉर्म प्लेट रंध्रों से क्रेनियल कैविटी में प्रवेश करता है। कौन से? इसमें नर्व में ऑल्फैक्टरी बल्ब की रचना करता है, जहां ये सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में प्रवेश करता है। फ्रंटल लोब से फिर वो नेजल कैविटी के थ्रू आता है। फिर दिया है रेस्पिरेशन के लिए सामान्य हवा का वॉल्यूम नेजल कैविटी के स्मेल एरिया में प्रवेश नहीं करता। जब हवा में घनत्व जो है वो अगर कम होगा तो क्या होगा? वो अणु जो है आसानी से स्मेल एरिया में प्रवेश कर जाता है। लेकिन अगर हवा का घनत्व ज्यादा होगा तो उस स्मेल को वहां पहुंचने में प्रॉब्लम आती है। तो इस किसी भी गंध महक का घनत्व हवा के घनत्व से कम होने पे वे गंध अणु आसानी से स्मेल एरिया में प्रवेश कर जाता है। स्मेल पावर कम होना, इसी में अगर किसी को स्मेल पावर मान लीजिए कम हो गया है तो उसमें उस बीमारी को कहते हैं हम लोग हाइपोस्मिया। और जिसमें मान लीजिए बिल्कुल ही गंध नहीं लग रहा तो उसको कहते हैं एनोस्मिया। सामान्यतया ये 4 प्रकार के गंध पहचानी जाती है इसमें। एक है सुगंधित, दूसरा है अम्लीय खट्टी, तीसरा है बर्न और चौथा है प्यूट्रीफाइड मतलब सड़ी हुई। एक और इसमें आता है हाइपोस्मिया, एनोस्मिया। एक और आता है ये डिसोस्मिया आगे है, जिसमें कि गलत गंध को जो है वो गलत पहचानते हैं। अगर मीठी सुगंध है तो वो खट्टी बोलते हैं। इस तरह के
गंध को गलत पहचानने वाले को डिसोस्मिया कहलाते हैं वो। यदि गंध से याद करिए, डिस माने डिफरेंट हो गई, तो और एनोस्मिया माने ए माने नहीं, ए माने हमेशा होता नो, एक अर्थ होता नो। एनोस्मिया मतलब कह रहा है कि ऑस्मिया है ही नहीं उसको, तो एन है, बिल्कुल जीरो है। और हाइपो माने हमेशा कम होता है, एनोस्मिया में जीरो, हाइपोस्मिया में कम, और डिसोस्मिया मतलब गलत, डिसोस्मिया वो जो बता रहा है उसको गलत, इस तरह समझिए। यदि तो बस इन इसमें गंध महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यही है कि नेजल कैविटी है और उस कैविटी में आप सिलेटेड कॉलमनर का एक कॉलम से बने हुए हैं, उन्हीं के पीछे, अब उसके पीछे आपको एक रचना करनी है ऑल्फैक्टरी बल्ब की, तो यहीं से निकल करके कोई जाएंगे और वो एक्सॉन निकल के जाएंगे, प्लेक्सस माने कई एक्सॉन निकल के जाएंगे आगे, यहाँ मिल जाएंगे, और मिल करके तब ऊपर देखिए इसमें लिखा हुआ कि तब ऊपर जा करके, और फिर वहां से ऊपर प्लेट होगी, नेचुरली ऊपर प्लेट होगी, उसमें अंदर चले जाएंगे, ब्रेन ऊपर ब्रेन है तो ब्रेन में ऊपर चले जाएंगे, और बस वहां पर निकल करके और फिर वहीं पर आके एक आपको स्मेल की सूचना जहां पर देना है वो दे देंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है केवल कि अगर इसका गंध का घनत्व हवा के घनत्व से कम होगा तभी वो जाएगा, क्योंकि नहीं हवा के घनत्व होता तो हवा भी चली जाती, तो हवा को नहीं जाने देना है। वो हमारी समझिए, इसको समझ सकते हैं सामान्य शब्दों में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप की, कि हवा के घनत्व को नहीं जाने देती, और जब गंध उससे कम होगा तो उसको जाने देगी, बस वहां पर जाकर के आसानी से चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी का कोई प्रॉब्लम कहीं आ रही है, तो इस तरह की गंध, 4 गंध पहचानते, सुगंधित, अम्लीय, खट्टी, बर्न, प्यूरिफाइड। बहुत बढ़िया, चलिए आइए आगे आगे मैडम बोलिए। यदि इन गंध रिसेप्टर्स को किसी विशेष गंध से अधिक समय तक एक्सपोज करें तो वे रिसेप्टर उक्त गंध से स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं, इसे एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रबड़ के फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, वो तो रोज जाते जाते उस स्मेल से क्या होता है, वो यूज टू हो जाते हैं, जिसके कारण उनको वो स्मेल फिर जो है लगता नहीं है, और उसी में अगर कोई और दूसरा कोई गया तो वो उसको स्मेल फिर ये पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वो यूज टू नहीं है, वो यूज टू हो चुका है। यही यहाँ पे कह रहा है कि यदि इन गंध रिसेप्टर्स को किसी विशेष गंध से अधिक समय तक एक्सपोज कर दे तो वो रिसेप्टर उस गंध से स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। अब वही इसको उस तरह मानिए जैसे कोई एसोसिएशन डॉग है और आप उसमें डेली आते रहे, तो एसोसिएशन डॉग फिर आपको पहचान लेगा, फिर आपको बिल्कुल ना भूखेगा, ना कुछ चिल्लाएगा, ना करेगा, पहले आपको भौं करेगा, बाद में करना बंद कर देगा। तो कोई भी चीज जो है जिसमें बहुत समय तक एक्सपोजर हो जाएगा, वो गंध आपको वो गंध को पहचान ही नहीं पाएंगे। अब है लहसुनिया मिथाइल मरसेप्टोन की न्यूनतम मात्रा 0.0000004 मिलीग्राम होता है। ये लहसुन है क्या? ये लहसुनिया यही वाली है क्या लहसुन? इसी लहसुन गंध की मिसाइल कुछ और है, मिथाइल मरकैप्टन, पता नहीं क्या है। इसकी मात्रा लहसुनिया की मात्रा, वो कह रहे हैं कि इन इसमें रिसेप्टर में हाईएस्ट एक्शन पोजीशन पैदा करता है, उसको कहा होगा, ये इलाज के लिए कहा होगा, इलाज का इन पॉइंट रिसेप्टर्स में हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। टंग में चले सर, उसको, हाँ ठीक है, टंग का भी दिखाएं क्या कहीं, देखिए शायद कहीं मिल जाए। हाँ ये देखिए टंग का है, पीछे था सर, टंग का है। अभी आप पढ़ाइएगा तो उसमें बताएंगे, दिखा देंगे जी। टंग जो है वो मुख गुहा के अंदर पाचक तंत्र का एक अंग है। जैसे नोज रिसेप्टरी सिस्टम का ये था पार्ट था, उसी तरह से टंग जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। टंग कहाँ होता है? मुंह गुहा के अंदर होता है, जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से डॉर्सल एंड लेटरल सरफेस में एवं लेटरल एजेस पर कवर्ड होता है। इसी एपिथेलियल के सेल्स जगह जगह पर मॉडिफाई होकर 3 प्रकार के पैपिलिया बनाते हैं।
ये इपिथेलियल का सेल्स जो है वो जगह जगह पे रूपांतरण होके क्या बनाता है, 3 तरह के पेपिलिया बनाते हैं। एक पेपिलिया मतलब एक बम्पर जैसे कि उभार टाइप का बनाता है। इन्हें आकार के अनुसार नाम दिया गया। सबसे पहला है फंगीफॉर्म, दूसरा है फिलीफॉर्म और तीसरा है सर्कमवेलेंट। ये तीनों का काम क्या है? फंगीफॉर्म जो है, सबसे पहले फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवेलेंट। फंगीफॉर्म जो है वो ये एक मशरूम के आकार के होते हैं जो जीव के नोक पे, मतलब हमारे सामने जो टंग के जो टिप पे उसमें पाया जाता है। और फिलीफॉर्म जो है ये धागे के आकार के होते हैं और जीव के सतह पर सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन इसमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती, टेस्ट बड्स नहीं होती। सर्कमवेलेंट में क्या है, ये जीव के पीछे पोर्शन में भी आकार के होते हैं, जो कि इसमें भी आकार के पिछले हिस्से में ये व्यवस्थित होते हैं। और इनमें क्या है, बड़ी संख्या में स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट बड्स होते हैं। ये इसमें यही लिखा है कि इन्हीं में से फंगीफॉर्म एवं सर्कमवेलेंट पेपिलिया में स्वाद के स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स स्थित है, विशेष रिसेप्टर्स स्थित है जिसे टेस्ट बड्स कहते हैं। ये टेस्ट बड इज ओवल शेप्ड के होते हैं जो 50 to 70 माइक्रोन के इन डायमीटर के होते हैं। इसके स्ट्रक्चर विथ 5 to 18 हेयर सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 5 to 18 हेयर सेल्स होता है और 34 to 35 ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं। These hair cells are the taste receptors which easily get stimulate with dissolved substance. ये हेयर सेल्स ही जो है वो जो भी पदार्थ जो डिसॉल्व हो जाता है उसमें से जो है यही टेस्ट को जो है समझाने के लिए जो है स्टिमुलेट करता है। डिसॉल्व पदार्थ से मतलब जो भी द्रव गया है उसको जो वो डिसॉल्व हो जाता है उसमें से जो ये स्वाद को स्टिमुलेट करके ये करता है। कौन करता है? तो ये हेयर सेल्स जो है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? सबसे पहले है द टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग में क्या है, कौन सा टेस्ट है? स्वीट है और सॉल्ट है। बोथ द लेटरल साइड में क्या है? खट्टा है, एसिडिक है। और बैक साइड जहाँ वी शेप्ड है यानी कि सर्कमवेलेंट में, वहां पे क्या है? टेस्ट कड़वा है। यह रिसेप्टर्स अपना एक्शन पोटेंशियल दो रास्तों से भेजते हैं। मतलब जीव में जो है पहला जो सामने का पोर्शन है उसमें 2/3 ऑफ द जो टंग है उसमें क्या होता है? कोडा टिम्पोनी पेयर ऑफ 7th क्रेनियल नर्व है। और ब्रांच 7th की ब्रांच है ये, कॉर्डा टिम्पानी जो है ब्रांच ऑफ 7th क्रेनियल नर्व की ब्रांच है ये। और पीछे के पोर्शन में क्या है? 1/3 ऑफ द टंग 9th क्रेनियल नर्व्स। सर इसको बता दीजिए। इसका अगर टेस्ट, अब इसका मतलब हुआ कि रिसेप्टर को टेस्ट का भेजना है। अब मान लीजिए टिप ऑफ द टंग, तो टिप ऑफ द टंग हमेशा स्वीट एंड सॉल्ट की होगी और बैक ऑफ द टंग आपका होगा पोस्टीरियर साइड होगा। तो पोस्टीरियर साइड के लिए 9th क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होगी। पोस्टीरियर का 1/3 जो पीछे वाला पोर्शन है क्रेनियल नर्व। तो अगर आपको कड़वे का स्वाद नहीं आ पा रहा है, कड़वे का नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब 9th क्रेनियल नर्व में आपको ट्रीटमेंट करिए। और अगर आपको स्वीट एंड टिप ऑफ द टंग, स्वीट एंड सॉल्ट सामने वाला आ रहा तो कोडा टिम्पानी यानी 7th क्रेनियल नर्व का काम करिए। और प्लस कई खट्टा एसिडिक दोनों में क्योंकि खट्टा एसिडिक लेटरल साइड में है, साइड में दोनों तरफ, यानी पीछे भी जा सकती है और आगे भी। तो खट्टे का अगर स्वाद, एसिडिक का स्वाद नहीं आ रहा है, तब आपको 7th क्रेनियल नर्व के साथ साथ 11th क्रेनियल नर्व दोनों को आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये इसके हिसाब से। और क्वेश्चन आते हैं कि टिप ऑफ द टंग स्वीट एंड सॉल्ट, लेटरल साइड खट्टा एसिडिक और बैक कड़वा। तो ये 3 तरह का चार टेस्ट आए। तो 4 टेस्ट में उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। कि लेटरल साइड के जो साइड में आपका होगा एसिडिक, तो लेटरल साइड एसिडिक। अब देखिए लेटरल साइड एसिडिक, तो हम लोग वहाँ एसिडिक वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ लीवर देखे तो है ना, लीवर गॉल ब्लैडर, वहाँ हम लोग लीवर देखते हैं। तो लीवर भी देखिए, ऐसे जोड़िए, लीवर भी इससे जुड़ जाएगा। स्वीट एंड सॉल्ट आगे वाला जो है हार्ट के संबंध में, हार्ट और लंग्स से संबंधित में है, वो हो गया। तो ये भी हम लोग इस तरह भी सोच सकते हैं। कड़वा हालांकि हार्ट का होता है ना, किसका होता है? कड़वा, बिटर
हीटर हार्ट का होता है ना। जी सर। हाँ, तो ये मॉडर्न साइंस की भाषा है, हम लोग की भाषा नहीं है। तो ये इनके रिसेप्टर्स का अगर ट्रीटमेंट का पैटर्न ये होगा कि अगर ऐसा आ रहा है तो हम लोगों को क्रिस्केनियन नर्व में ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो कहीं टेस्ट नहीं आ रहा तो हम लोग सीधे एनडी मेरिडियन में जाइए, ND1B, ND4 और 1-2 पॉइंट और 3-4 पॉइंट पे आपका सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, है ना मैडम? जी सर। Yes, sir. अभी आप बता रही थी ना भैया ND4 ND4, yes, ND4 cranial nerve के लिए. ND4-1B और जो जिस उसका है वहाँ आयुर्वेद में आप करेंगे कभी तो आयुर्वेद में आप क्या जाएंगे? आयुर्वेद में हमको जाना पड़ेगा किसमें? वो आत्रेय में जाएंगे, और आत्रेय में जाएंगे और हम लोग 1, 2, 3, 4 जो पूरा हाथों में हम लोगों ने नंबरिंग सिस्टम किया हुआ है, वहां पर हम लोग देखेंगे कौन सा नर्व है और उसका आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कहाँ पर वो है। क्रेनियल नर्व उसमें जो है 9 नंबर की दी गई है, वो हमारी 10वें नंबर वाली 9 नंबर पर दी गई थी, 9 नंबर का वो सबसे बड़ी मानी गई है। तो और एक्सेसरी वाला जो है वो 0 नंबर माना गया है। तो वहां हम लोग अलग ढंग से ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसी में मेगा मेरिडियन। ठीक, ट्रीटमेंट अब आते हैं फोर्थ इसमें सेंस ऑर्गन में, वो है आई विजन। फॉर विजुअल पर्पस द लाइट रेज हैव टू पासेस थ्रू। आई का जस्ट देखिए। जी सर। तो आई का जो है सबसे पहला जो है, जो हमारा आंख में जो ब्लैक कलर का जो छोटा सा रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। जी सर। प्यूपिल के हाँ, चारों तरफ जो रहता है ट्रांसपेरेंट कलर का, जो हल्का ब्लैक के बाद जो रहता है उसको कहते हैं आइरिस। उसके बाद व्हाइट पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्कैलेरा, और जो है स्कैलेरा उसके बाद फिर जो है लेंस आता है, सबसे आगे में उसके आगे कॉर्निया आता है। कॉर्निया के थ्रू लाइट जब जाता है तो वो लेंस के थ्रू हमारे पीछे उसमें जाता है, लेंस में देखिए बहुत बढ़िया। रेटिना में जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, ये जाना देखिए यहाँ पे बस इसको केवल ये समझ लीजिए, स्क्लेरा बाहर हो गया, आइरिस बाहर हो गया, पुपिल जो बीच वाला होता है, उसके बाद फिर उसके अंदर लेंस, यही पुपिल से आ गई और लेंस में चली गई। और लेंस में जब चली गई तो पीछे हमारे पास दो बॉडी है, एक वाइट्रस बॉडी है और एक ह्यूमरस बॉडी। तो ह्यूमरस माने जो है वो जिसकी जस्ट पीछे यहाँ पर आएगी, ह्यूमरस यहाँ पर आएगी, विट्रस बॉडी पीछे आएगी, यानी इस तरह थोड़ा सा जेली तरह का पदार्थ है। इसके बीच वाले में हमारा केवल एक सामान्य तरल है जो बहुत अधिक नहीं करता, लेकिन विट्रस बॉडी में दूसरा पदार्थ है। अब यहीं से रेज सीधे आनी चाहिए और कहाँ जानी चाहिए देखिए, पढ़िएगा माकुला डेंसा। देखिए ये माकुला डेंसा है, बिल्कुल लेंस के बिल्कुल सीधान में, यहीं पर इमेज बननी चाहिए, इससे गुजरना चाहिए या यहाँ पर पढ़नी चाहिए। ये पढ़ेगी तो बेस्ट इमेज कहलाती है माकुला डेंसा। और अगर लंग्स की बीमारी हुई तो माकुला डेंसा की बीमारी हो जाती है। उसमें बीमारी माकुला डेंसा में हो तो समझे कि लंग्स में बीमारी हो सकती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो माकुला डेंसा में मान लीजिए नहीं बना, अब यहीं पर जो पीछे हम लोग कॉर्निया दिखाई दिख रहा है, रेटिना, ये देखिए इसी रेटिना में, ये रेटिना वाला जो एरिया है यहाँ कोराइड प्लेक्सस, यहाँ सब पूरा एरिया है। कोराइड माने यहाँ पर सब सेल्स है, उसके ब्लड सेल्स वगैरह सारे इसी में जा रहे हैं, और रेटिना में ही पूरा इमेज बनना है। और माकुला डेंसा में अगर जाएगी तो पीत बिंदु इसी को बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस रेटिना में रिसेप्टर है, हमारे 2 तरह के रिसेप्टर है। एक है रात में हम लोग क्या यूज करते हैं अपने घरों में, रॉड यूज करते हैं नॉर्मली। तो रॉड से इसे समझिए, और रॉड और कोन्स माने दिन के लिए। तो दिन में आपको इमेज अच्छी दिखाई पड़ती है तो वो कोन्स की वजह से वो सारे रंगों को पहचान रहे बढ़िया से। और रॉड में जब अंधेरा हो या कम लाइट हो तो रॉड्स का प्रभाव होता है। तो रॉड्स और कोन्स की सहायता से इस रेटिना में जो इमेज बनी वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हुई
एनर्जी में कई एनर्जी ग्रुप में ट्रांसफर हो रही है, अंत में जाकर वो ऑप्टिक नर्व, देखिए पीछे ये ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से चली गई और इसने जाके के ब्रेन में सबसे पीछे कहाँ पे दिया, ऑक्सीपिटल में दे दिया। तो आंख सामने से शुरू हुई फ्रंटल लोब से और कहाँ गई, ऑक्सीपिटल में, यानी पूरा एरिया कवर किया, यानी आंख इसमें महत्वपूर्ण हो गई। और जब, और ये नहीं, बीच में जाकर के ये यूं हो जाती, ये भी यूं हो जाती, क्रॉस सेक्शन बनाती है। लेफ्ट आई राइट साइड चली जाती है और राइट आई की लेफ्ट आई में चली जाती है, लेफ्ट की तरफ, साइड में नहीं, लेफ्ट आई की इमेज जो है राइट में चली जाती है और राइट साइड की आई की इमेज लेफ्ट में जाती है और बीच में वहां पर क्रॉस सेक्शन होता है। अब इसमें हम सामान्य रूप से केवल बता रहे हैं, हमारा कोई बहुत बनी, हम ये कह रहे हैं कि जब इसके लिए हमको अगर ट्रीटमेंट कभी करना पड़ेगा तो हमको जितने बीच में रास्ते हैं, यानी हमको ऑक्सीपिटल लोब से लेकर के फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब और तीसरा चारों लोब पर हमको काम करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मालूम कि इंजरी या कहीं पर अटैक हुआ। ठीक है, चलिए अब आप, ये सामान्य बता रहे हैं आपको ताकि थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो लगे आएगा। इसमें 4 पार्ट दिखाया है, कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस एंड वेट्रस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर वही कॉर्निया के बाद जो आईज है उसमें रहता है, एक व्हाइटिश के जरा जल पदार्थ रहता है, और वाइट्रेस जो एक जेल टाइप का रहता है जो कि लेंस के पीछे पोर्शन में रहता है। Then to reach retina where the visual receptors are located in retina, there are 2 types of receptors. जब रेटिना पे ये इमेज पढ़ते हैं तो 2 types of receptors वहां रहते हैं, एक the rods है और दूसरा cones है। rods क्या है, which are highly sensitive, the weakest wavelength to की ray इन्हें स्टिमुलेट कर देती है। ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ेगा परंतु इसका कलर एवं आकार नहीं दिखाई देगा। इसमें जो है रात के समय का बता रहा, अंधेरे के समय इसमें क्या दिखेगा, लेकिन इसमें क्या ना कलर दिखेगा ना इसका शेप दिखेगा। इस विजन को क्या कहते हैं, स्कोटोपिक विजन, जो कि इसको नाइट विजन भी कहलाती है। दूसरा है कोन्स, द कोन्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग वेव। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वेव है। इसमें जो लाइट का जो ये है वेव वो बहुत स्ट्रांगली है, जैसे कि सनलाइट दिन के समय में। इससे ऑब्जेक्ट का आकार और कलर दोनों साफ से दिखाई देता है, और इस विजन को कहते हैं फोटोपिक विजन। इन रॉड्स एंड कोन्स में लाइट रेज एक केमिकल रिएक्शन प्रारंभ कर देता है जो एक्शन पोटेंशियल है तो एनर्जी जनरेट करता है। रॉड में क्या होता है, विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन होता है जो एक केमिकल प्रोटीन है जो लाइट वेवलेंथ के थ्रू 5.5 मिलीमीटर के थ्रू क्या करता है, रेटिनाइन और स्कोटोप्सिन होता है जो एक दूसरे को, एक की तरफ जाता है दूसरी तरफ फिर वो उसको भेजता है। इसमें क्या है कि इसके तरफ से आके विटामिन ए एंड स्कोटोप्सिन जाके क्या करता है, रोडोप्सिन को बनाता है। रोडोप्सिन से लाइट फिर क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर के रेटिनिन बनता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अंधेरे में विटामिन ए से या रेटिनाइन से रोडोप्सिन का फॉर्मेशन पुनः हो जाता है। पुनः फॉर्मेशन ना होने पर नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसी के लिए विटामिन ए की इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नीचे कोन्स में है रेटिनिन, इसमें भी लाइट वेवलेंथ से जाता है और एक्टिव रेटिन होता है। इसमें क्या है कि ट्रांसड्यूसिन्स और एक्टिव ट्रांसड्यूसिन 2 होते हैं। एक एक्टिव ट्रांसड्यूसिन से क्या होता है, फॉस्फोडिएस्ट्रेस एंड एक्टिव फॉस्फोडिएस्ट्रेस होता है, साइकिल जीएमपी होता है। सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए लाइट रे। इसको हमको किसी को समझना नहीं है, बहुत साइंस का वो है, हम लोग को इतना समझना है कि कोन्स और इनकी भूमिका क्या है, कि एक भूमिका किसकी, हमारी इस रॉड्स की भूमिका ये है कि इसमें जो रिएक्शन होता है वो चूंकि एक एक्शन पोटेंशियल 2 जगह डेवलप होता है। मतलब विजुअल पर्पल रोडोप्सिन से होगा, लाइट रे जाएगी तो रेटिनिन पहले बनेगा, वो एक्शन पोटेंशियल माने कोई एक्शन कराएगा और वो फिर रोडोप्सिन बनाएगा, तो इसमें हमारी इमेज बनेगी
वो बहुत साफ तो नहीं, मतलब साफ तो नहीं बनेगी, लेकिन हमको ये दिखाई पड़ेगा धुंधला धुंधला कि हाँ ये व्यक्ति है, और काफी दूर से हम चेहरा पहचान, लेकिन हम कहें कि कलर क्या है, कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, कौन सा, वो ये हम नहीं देख पाएंगे। इस और ये इन सब के लिए सारे जो केमिकल रिएक्शन है, इनके लिए सबसे विटामिन ए ही चाहिए, उसी को रेटिनिन से रोडाप्सिन का फॉर्मेशन पुनः शुरू होगा। अगर विटामिन ए नहीं आप खा रहे हैं, या विटामिन ए यहाँ से नहीं बना, तो एक्शन पोटेंशियल वो नहीं होगा, इसीलिए रतौंधी हो जाएगी आप रात में, ये होगा। पुनः फॉर्मेशन न होने पर राइट ब्रांडेस हो जाएगी, इसी को रतौंधी बोलते हैं। कोन्स में क्या है, लाइट रे चूंकि वेवलेंथ वाली डिफरेंट वेवलेंथ की आ रही है, तो ये एक्टिव रेटिनिन ये एक केमिकल रिएक्शन है। इससे क्या होता है कि इस वेवलेंथ की अल्टी साइकिल जीएमपी जो इससे मत समझिए, इससे क्या होता है कि इमेज जो है हमको जो बनती है वो कलर सारे उसको क्लियर रहते हैं। आपको हरा रंग मालूम पड़ेगा, लाल रंग मालूम पड़ेगा, पीला रंग मालूम पड़ेगा। तो ये इसीलिए कोन्स जो है वो अधिक इमेज, स्पष्ट इमेज के लिए बनाते हैं। इवन देन इनके होने के बावजूद भी यदि आपको मैकुला डेंसा में आपको लाइट इमेज नहीं पड़ी, तो इन कोन्स के होने के बावजूद और इन रॉड्स होने के बावजूद आपको उतना क्लियर विजन नहीं दिखाई पड़ेगा। ये उसका है। तो ये इसको बहुत अधिक साइंस की भाषा में समझिए, हम लोग को समझना है कि हम लोग ट्रीटमेंट क्या करता है। अब है विजुअल एक्यूटी, क्लियरिटी कितना है इसमें रे में। लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से चलकर कॉर्निया से रेटिना पर पहुंचती है, जहां इमेज फॉर्म होता है। अब जब हमारे आंखों से जो कोई भी रोशनी जाती है तो सबसे पहले कॉर्निया में जाती है, कॉर्निया के थ्रू फिर पिपिला क्या है, एक छेद टाइप का, उसी से जो है रे अंदर जाता है, जहाँ फिर लेंस के थ्रू फिर वो रेटिना में पहुंचती है। रेटिना में हमारा इमेज फॉर्म होता है। रेटिना पर स्थित फोबिया सेंट्रलिस पर इमेज बनने पर ऑब्जेक्ट साफ दिखता है। जब रेटिना के फोबिया सेंट्रलाइज में जब इमेज बनता है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट साफ दिखता है। यदि कॉर्निया के सेंटर से रे नहीं गुजर रही है, अगर कॉर्निया के सेंटर से बीचों बीच से अगर रे नहीं गुजर रही है, तो इमेज फोबिया सेंट्रलाइज नहीं बनती है, तब इमेज क्या होता है, ब्लर दिखती है। आंख का लेंस, यहाँ तो ये गलत है, बायोकॉन्वेक्स है, बायोकॉन्केव लिखा है इसको, ये तो गलत है ना सर? हाँ गलत। ये लेंस बायोकॉन्वेक्स है, और इस लेंस से क्या होता है कि 6 मीटर दूर से आने वाली लाइट रेज समानांतर आकार रेटिना में इमेज साफ बनाती है। मतलब 6 मीटर की दूरी से जो लाइट रे आएगा उसका जो है रेटिना में इमेज क्या होगा, बहुत समानांतर होगा, आकार एकदम साफ होगा। इसे क्या कहते हैं, इमेट्रोपिक आईज, मतलब एक नॉर्मल आईज है। जब ये नोट कर लीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है इमेट्रोपिक आई किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या, तो बीमारी नहीं, ये तो सही आई की बात कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट रेज रेटिना के पीछे इमेज बनाती है तो इसे हाइपर मेट्रोपिया आईज कहते हैं। माने अगर लाइट रे जो है वो रेटिना से पीछे चली जाती है तो क्या होती है, वो हाइपर मेट्रोपिया होते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु जो है वो जो नजदीक वाला वस्तु है वो साफ दिखेगा, लेकिन जो है नहीं, दूर की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु जो है वो ब्लर दिखेगी। इसमें वो क्या है, हाइपर मेट्रोपिया है। और इसका करेक्शन कौन से लेंस से किया जाता है, बायो कॉन्वेक्स लेंस से। लेकिन जब ऑब्जेक्ट लाइट रे से चल के रेटिना के आगे इमेज बनाती है, मतलब रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना के आगे बनाती है, तो इसे मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सामने वाला अच्छे से दिखेगा लेकिन दूर वाला आपको ब्लर दिखेगा। इसमें लेंस, कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, बायो कॉन्केव लेंस यूज होता है इसमें। ये चित्र देख लीजिए, चित्र देखिए, हाइपर मेट्रोपिया में देखिए, इमेट्रोपिया में वही आई और उसने बनाया लेंस, ये लेंस है और सीधे बना दिया आपको रेटिना में, ये इमेट्रोपिया हुआ। दूसरा हाइपर मेट्रोपिया हुआ बने, हाँ नॉर्मल आई। और उसके बाद ये जब आई, देखिए इसने पीछे बनाना चाहा, यहाँ इमेज, यहाँ सेंटर यहाँ इसका आ रहा है, फोकस यहाँ पर आ रहा है, अब ये इसने फोकसिंग यहाँ पर कर दिया। इसको चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, इसको अगर आपको बाई कॉन्वेक्स लगा देंगे तो ये सिमट जाएगी, और सिमट जा करके
पहले ही आ जाएगी, यहीं पे बन जाएगी, बस आपका ठीक हो गया। मायोपिया में क्या है, इसमें क्या होगा, मायोपिया देखिए नॉर्मली मायोपिया जो है ओल्ड एज वाली वो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आई और इसने करके पहले ही बना दे रही है। अब इसको फैलाना है तो बाई कॉनकेव बना दिया ताकि उसने और आई को उसको इमेज को उसको रेज को फैला दिया, वो जाकर पीछे बन गई। तो पहले में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या, बस दूर की वस्तु साफ और नजदीक की वस्तु ब्लर होगी, तो नजदीक की नहीं दिखाई पड़ेगी और दूर की साफ होगी, और वो बाई कॉन्वेक्स लगा दिया। और दूसरा में क्या होगा कि मायोपिया में क्या होगा, नजदीक की वस्तु साफ होगी लेकिन दूर की वस्तु ब्लर दिखेगी, ब्लर दिखेगी। खराब। ठीक। एस्टिग्मेटिज्म, नेत्र की कॉर्निया का कर्वेचर सामान्य प्रत्येक एंगल पर एक सा होता है। अब कॉर्निया के मतलब कॉर्निया और प्यूपिल और एरिस के जिसमें रहता है उसको कहते हैं, इसमें तो नाम नहीं दिया, सिलरी करके नाम, हाँ सिलरी लिगामेंट कहते हैं। तो नेत्र की कॉर्निया का कर्वेचर सामान्यतः प्रत्येक एंगल पर एक सा होता है। जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कॉर्निया का कर्वेचर भिन्न होगा तो व्यक्ति को समतल सतह भी ऊबड़ खाबड़ दिखेगी। मतलब जो नेत्र में कॉर्निया के कर्वेचर में जो एंगल है वो एक सा रहता है, लेकिन अगर वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कॉर्निया का कर्वेचर अगर भिन्न हो गया तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को जो प्लेन ये रहता है फ्लोर, वो भी उनको क्या दिखने लगता है, ऊबड़ खाबड़ दिखने लगती है। इसमें कौन से लेंस का उपयोग होता है, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग होता है, जिससे कि उनको वो ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखे। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनके लिए 3 अलग अलग कोन सेल्स होते हैं। इन विशेष कोशिकाओं के विकास न होने पर व्यक्ति अधिकांशतः कलर ब्लाइंड होता है, इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इसमें 3 कलर होते हैं आंखों के रे में जो जाता है, वो एक है रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 अलग अलग कोन सेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, कोन सेल्स होते हैं। ये अगर सही से विकास नहीं होता है तो व्यक्ति में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो कलर ठीक से नहीं पहचान पाता है। ये बीमारी कहते हैं ठीक भी नहीं हो सकता, इसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक, हाँ ठीक नहीं होती, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करिए तो काफी ठीक हो जाएगी। ये कहते हैं नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन बता तो रहे कि अभी वो हमारे बता रहे थे, क्या कहते हैं, कमलिया सर एक एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि एक कोई थे जो हमारे पास आए, वो हम लोग वहाँ आए थे संस्थान में, और उन्होंने कहा कि हमको आर्मी में जाना है, तो हमारा सिलेक्शन इसलिए शायद रुक जाएगा कि हमको कलर ब्लाइंडनेस है, उन्होंने कहीं बताया होगा। तो उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उन्होंने, यही जो आई का ट्रीटमेंट होता नॉर्मली वही शुरू कर दिया गया। ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद भूल गए सब लोग, वही ट्रीटमेंट हुआ, भूल गए। अंत में 5-6 साल बाद एक फौजी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आपने पहचाना? उन्होंने कहा नहीं पहचाना। बोले कहा हम आए थे सर, हम आपका ट्रीटमेंट के लिए लिए थे। बोले हाँ। तो बोले हमको कलर ब्लाइंडनेस थी, लेकिन वहाँ टेस्ट हुआ, हम पास हो गए। तो यानी कलर ब्लाइंड, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई सब भूले हुए थे, लेकिन वो बाद में फौज में आ गए थे। तो इसका मतलब वहाँ तो 3 प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू। पीला नहीं है, याद रखिए। जो पीला हम लोग सोचते हैं कि बहुत बढ़िया पीला है, लेकिन वो प्राइमरी कलर ना हो करके वो मिक्सिंग कलर है। फिर ठीक तो यही है, ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगातार प्रयास करना चाहिए। ट्रीटमेंट एकोमोडेशन, ठीक। नेत्र में एकोमोडेशन 2 स्थितियों में होता है। एक तो है दिन में सूर्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसने पर प्यूपिल का डायलेट होना ताकि अधिक रेस प्रवेश ना कर सके, और दूसरा अंधेरे कमरे से सूर्य रोशनी में आने पर प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना ताकि कम रेस प्रवेश कर सके। ये जब सूर्य की रोशनी में हम लोग अगर बहुत देर तक रहते हैं, उसके बाद फिर जब अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल को छोटा और बड़ा करने का काम आइरिस करते हैं। जब वो हम ज्यादा रोशनी से आते हैं तो अंधेरे कमरे में जब हम जाते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है डायलेट हो जाता है।
क्योंकि वो अधिक रेस को वो प्रवेश कर सकता था सूर्य। और अंधेरे कमरे से जब सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो क्या होता है, वो कंस्ट्रिक्ट होता है, मतलब छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कम रेस को वो प्रवेश करता है। दूसरा है, दूर की वस्तु देखते हुए पास की वस्तु देखने की प्रक्रिया में नेत्र लेंस का कर्वेचर सिलरी लिगामेंट के रिलैक्स होने पर बढ़ जाता है। सिलरी लिगामेंट जो है वो स्केलेरा और पिपिल जो है उसके बीच में जो लेंस है उसके ऊपर वो लेंस लगा हुआ है। दोनों तरफ जो मांसपेशी है वो सिलरी लिगामेंट्स है। इसी के दूर की वस्तु देखते हुए, जब हम किसी चीज को दूर देखते हैं और हमारे सामने नजदीक में भी कुछ है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और अगर जब नजदीक में रहता तो दूर की भी चीजों को देख लेते हैं। लेकिन अगर पास की वस्तु देखते हुए दूर की वस्तु देखने की प्रक्रिया करने से लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है, जब लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है तब क्या होता है कि जो है सिलियरी लिगामेंट क्या, दूर की वस्तु देखते हुए पास की वस्तु देखने की प्रक्रिया में लेंस का कर्वेचर सिलियरी रिलैक्स होने ये पर बढ़ वर्चुअली जाता है। कंट्रोलिंग का काम जो है कर्वेचर के लेंस के कर्वेचर के कंट्रोलिंग काम सिलरी बॉडी करती है, जिसको सिलरी लिगामेंट कहा जाता है। तो वही सिलरी लिगामेंट जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन, और वो कभी टाइट हो गई कभी उसको रिलैक्स हो गई, तो उन्हीं की वजह से ये कर्वेचर को चेंज करती रहती है। और यही एकोमोडेशन कहलाता है। यही मतलब ये है कि आपकी आईज अंधेरे में खुल जाती है, और वो भी सिलरी लिगामेंट की वजह से। और फिर अगर आप लाइट अधिक पड़ी तो आप आंखें मूंद जाती हैं, तो सिलरी लिगामेंट्स की वजह से। तो उसका ट्रीटमेंट जो है, अब आप हमेशा समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि ये एकोमोडेशन 45 वर्ष के आसपास इसमें कम, क्योंकि लिगामेंट्स है तो नेचुरली सब में डिजेनरेशन हो रहा है ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि डिजेनरेशन की प्रोसेस में जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें ये होता है। देखिए कुछ लोग 70 साल में भी अच्छा दिखाई पड़ता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को कम दिक्कत पड़ता है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट LY2A, स्टमक हीट रिडक्शन चाइनीज, एंड जीवी गवर्निंग वेसल 1, जीवी 21, 22, 23 सिडेशन। LY2A सिडेशन इतना करिए। जीबी 37 आगे बहुत बढ़िया पॉइंट मिलेगा आपको, गॉल ब्लैडर का 37 पॉइंट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप केवल इसका आई मसाज करना शुरू कर दीजिए, केवल आई मसाज रेगुलर हो जाइए तो बहुत सी चीजें आईज की आपकी ठीक हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। क्योंकि उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, तो चाहे आपके लेंसेज की बात हो, वो आप चाहे आपकी वो नर्व की बात हो, नर्व आपका ठीक होगा। स्टमक का लेंस का पॉइंट है, स्टमक 4 लेंस का पॉइंट है, स्टमक 4 उससे ठीक होता है। उसमें सिलरी बॉडी से लेकर के कोरॉइड प्लेक्सस से लेकर के और सारा सबके पॉइंट है उसमें। और वो आप जब पूरा मसाजिंग करते हैं तो आप एक रूप में सबको स्टिमुलेट कर देते हैं। इससे बढ़िया आपको कोई ट्रीटमेंट, मतलब बिना किसी पॉइंट के जो ट्रीटमेंट मिलता है वो इसमें है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रिद्धिमा जी को, और बहुत बढ़िया तुमने बताया। और हम लोग हमेशा आई मसाज, सबको बोलता हूँ आई मसाज जरूर करिए। जब आई मसाज आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा और उससे आपको काफी ठीक हो जाएगा। और 2A बहुत बड़ा यहाँ पर आएगा, बिल्कुल बीच, दोनों के बीचों बीच आता है। 2A में आप जो है, आप केवल जो है मटर, अगर नाप हो तो सिडेशन ना हो तो आप मटर लगा लीजिए, देखिए सिडेट करिए। और गवर्निंग वेसल के 21, 22, 23 तीनों में केवल 2, अगर आपका BM 1 होगा तो भी 2 ही लगेगा, और BM 2 होगा तो भी 2 लगेगा। तो 2 लगा करके आप तीनों पॉइंट को सिडेट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट और प्लस आई ऑर्बिट मसाज, इतने करने पर आई आपकी काफी ठीक रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इन सब में आई ही है, आई और ये वाला है। और तो मैं गंध नहीं सूंघ पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खराब खाना को आप सूंघ ही नहीं पाएंगे तो आपको कोई न घर में लड़ाई होगी न कुछ होगा। भाई आप खराब गंध को नहीं सूंघ पा रहे हैं तो कितना बढ़िया है।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो है, लेकिन तो फिर कान भी अगर नहीं सुने तो ठीक रहेगा, कुछ सुना ही नहीं देगा। कान में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो कान जो है, तो कान के लिए भी हम लोग कान के लिए तो बहुत बढ़िया पॉइंट हुए, लिम्फ मेरिडियन। जी, जी। 4 पॉइंट तुमने सबको दिया है, SI18 दिया है, शायद एक और दिया है, LY1-1। अभी मैडम कल पढ़ा रही थी परसों, तो उसको पढ़िए और हम लोग खेमका सर को याद करें, और डॉक्टर वाल को ना भूलें। डॉक्टर वाल को हमको सेमेस्टर 3 से हमेशा याद रखना है, हमेशा। तो हम लोग जो है खेमका सर को पुनः याद करते हैं और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हुए, और डॉक्टर वाल इन सबकी ऊर्जा को ग्रहण करते हुए हम लोग उनके वचनों को याद करते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो अभी ऑफ करते हैं। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।